हेलो लर्नर्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यू क्लासिकल थ्योरीज। क्लासिकल थ्योरीज हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। न्यू क्लासिकल थ्योरीज में आपके दो अप्रोचेज आते हैं, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच और बिहेवियरल अप्रोच। कई जगह पे आपको दोनों सेम दिखेंगे। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो था वो एल्टन मायो का है, हॉथरन एक्सपेरिमेंट। और बिहेवियरल अप्रोच में आपकी मेजर जो आती है मोटिवेशन की थ्योरीज आती हैं, लाइक नीड हायरार्की थ्योरी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई या हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। तो वो हम मोटिवेशन में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। न्यू क्लासिकल स्कूल जो था आपका रिलेशन और बिहेवियरल बेस्ड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं इसे। इसी न्यू क्लासिकल में ह्यूमन रिलेशन स्कूल और बिहेवियरल अप्रोच के बारे में हम बात करते हैं। कई जगह पे दोनों को सेम बताया गया है, ह्यूमन रिलेशन स्कूल या बिहेवियरल अप्रोच सही है। कई जगह पे ह्यूमन रिलेशन स्कूल का ही मॉडिफाइड या एडवांस वर्जन बताया गया बिहेवियरल अप्रोच। This approach recognizes importance of human factor in the organization and helps in predicting human behavior. ये जो अप्रोच है न्यू क्लासिकल अप्रोच, ये ह्यूमन फैक्टर की बात करता है कि वर्क प्लेस पे ह्यूमन फैक्टर कितना ज़रूरी है और ह्यूमन बिहेवियर को हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं, इसके बारे में ये थ्योरी बताती है। ये बिहेवियर जो अप्रोच था ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ। ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट जो था ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एल्टन मायो थे, उनके कलीग प्रोफेसर बर्गर और कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे विलियम डिक्सन, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी थी अमेरिका का, उसका एक प्लांट था जिसका नाम था हॉथॉर्न। वहाँ से ये एक्सपेरिमेंट की, ये मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। इन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे जिसको उन्होंने हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स और हॉथॉर्न स्टडीज़ या हॉथॉर्न इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी का प्लांट था, हॉथॉर्न वर्क्स उस प्लांट का नाम था। और ये कहाँ पे हुआ था, ये अमेरिका के शिकागो के सिसेरियो इलियनॉइस शहर जो है वहाँ पे हुआ था। और ये जो एक्सपेरिमेंट चला था वो आपका 1924 से 1932 1924 से लेके 1932 तक ये एक्सपेरिमेंट आपके चले थे। The company was producing telephone system bells and employed about 30,000 employees at that time. ये जो कंपनी थी ये टेलीफोन सिस्टम्स बनाती थी, बेल्स, और इसमें 30,000 एम्प्लॉयज़ थे उस टाइम पे जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ। अब यहाँ पे ये है कि इसी कंपनी में ये एक्सपेरिमेंट क्यों हुआ था, क्योंकि एट दैट टाइम जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ उस टाइम पे वर्कर्स की सिचुएशंस बहुत अच्छी नहीं मानी जाती थी। ये जो कंपनी थी आपकी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, जो कंपनी थी ये उस समय के हिसाब से अपने वर्कर्स को बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ देती थी। इतनी फैसिलिटीज़ देने के बाद भी उस समय के हिसाब से जो प्रोडक्टिविटी थी उसका बहुत ज़्यादा, उसमें कोई अच्छा रिज़ल्ट या स्कोप नहीं था। उस चीज़ को देखने के लिए कि क्यों इतनी फैसिलिटीज़ देने के बाद भी उस समय के हिसाब से प्रोडक्शन गिर रहा है कंपनी का, वर्कर्स का एटीट्यूड ऐसा क्यों है, ये एक्सपेरिमेंट इस पर्टिकुलर कंपनी में किया गया था। ये जो एक्सपेरिमेंट था जो एल्टन मायो ने किया था, इस यहाँ पे 4 फेजेस में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था। पहला फेज़ था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट जो 1924 से लेकर 1927 तक चला था। दूसरा था रिले असेंबली टेस्ट रूम जो 1927 से 28 तक किया था। फिर था मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम जो 1928 से 1930 था। और लास्ट था बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम जो 1931 से 32 में हुआ था। अब वन बाय वन हम इसको देखते हैं। ये हॉथॉर्न प्लांट है जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। फर्स्ट फेज इज इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। इल्यूमिनेशन पिक्चर से ही समझ में आ रहा, हम लाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये जो फेज़ था, सिंपल टर्म्स में बात करें तो इसमें इनको ये देखना था कि जहाँ पे काम हो रहा है, जो वर्क प्लेस, वहाँ पे फिजिकल फैक्टर लाइक लाइट, रोशनी को अगर हम तेज़ या धीरा करेंगे तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके प्रोडक्शन पे, वर्कर्स के प्रोडक्शन पे। तो ये हाइपोथेसिस, एक इस कल्पना पे एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था कि अगर हम रोशनी ज़्यादा दे देंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लाइक आप एक कमरे में पढ़ रहे हैं, उस कमरे में एक बल्ब, एक ट्यूबलाइट लगी हुई है, उसकी रोशनी अगर हम बढ़ा देंगे तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये हाइपोथेसिस था कि ज़्यादा इल्यूमिनेशन होगा, हायर इल्यूमिनेशन, तो प्रोडक्टिविटी जो होगी वो बढ़ेगी। इन्होंने सेटअप किए दो ग्रुप ऑफ वर्कर्स आर देयर। एक ग्रुप का नाम है टेस्ट ग्रुप या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जो वर्किंग कंडीशंस जिसकी हम चेंज कर रहे हैं उस पर वर्क करेगा।
और दूसरा कंट्रोल ग्रुप रहेगा जो कांस्टेंट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन पे काम करेगा। मींस 2 ग्रुप बनाए गए, एक ग्रुप जिसके कमरे की या जिसके जगह की जहाँ वो काम करे वहाँ की लाइट कम ज़्यादा करते रहेंगे हम, ताकि उसका असर उनके प्रोडक्शन पे देखेंगे। और जो दूसरा ग्रुप बनाया गया कंट्रोल ग्रुप, उसको सेम लाइट में एक जैसी रोशनी में ही काम करना होगा। The post-test productivity of two groups was then compared and it was found that illumination affected production only marginally. दोनों का रिजल्ट निकाला गया, जिसकी लाइट कम ज़्यादा कर रहे थे उनका प्रोडक्टिविटी क्या निकल के आ रही है, जिसकी नहीं किया एक जैसी थी उसका क्या निकल के आया। दोनों को कंपेयर किया गया। कंपेयर करने के बाद ये पाया गया कि जो इल्यूमिनेशन है, लाइट फिजिकल फैक्टर, अमाउंट ऑफ लाइट, उससे जो प्रोडक्शन होता है केवल मार्जिनली, बहुत हल्के से इफेक्ट हुआ है। नेक्स्ट आपका ये फेज़ के बाद सेकंड फेज़ एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसका नाम दिया गया था रिले असेंबली टेस्ट रूम। 1927 से 1928 के बीच में हुआ था। दिस एक्सपेरिमेंट एम्ड एट नोइंग द इम्पैक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स लाइक लेंथ ऑफ द वर्किंग डे, रेस्ट पॉजेज, देयर फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन, अदर वर्किंग फिजिकल कंडीशंस। फर्स्ट में अमाउंट ऑफ लाइट देखा गया था। यहाँ पे इनको ये जानना था कि अदर फैक्टर्स लाइक लेंथ ऑफ द वर्किंग डे, रेस्ट जो ब्रेक्स दिए जाते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, या अगर हम और कोई फिजिकल कंडीशन में चेंज करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रोडक्शन पे। द स्टडी इन्वॉल्व सेलेक्टिंग अ ग्रुप ऑफ फीमेल वर्कर्स हु assembled टेलीफोन रिलेज इन अ लार्ज रूम, ग्रुप ऑफ 6 फीमेल वर्कर्स। इन्होंने क्या किया था, 6 महिलाओं का ग्रुप बनाया था और उनका काम क्या था, जो टेलीफोन होते हैं रिलेज उनको असेंबल करना था। Each relay involves number of parts and the girls had to assemble it into finished good. So the output depends upon 2 factors, speed and continuity of work. जो रिले था जहाँ पे इनको जो जोड़ना था, तो रिले में बहुत सारे पार्ट्स थे छोटे छोटे, उनको इन्हें जोड़ना था, सारे पार्ट्स को फिनिश्ड गुड्स बनाना था। तो जो आउटपुट निकल के आ रहा है, मतलब हमने आपको बहुत सारे पार्ट्स दे दिए, अब आपको जोड़ के एक फाइनल आउटपुट बना के हमको देना है, गुड बना के देना है। तो जो आउटपुट होगा वो किस पे बेस्ड था, प्रोडक्टिविटी कैसे, आप देखोगे आउटपुट 2 फैक्टर्स पे, स्पीड क्या है और कंटिन्यूटी क्या है वर्क की आपकी। तो जितनी ज़्यादा स्पीड कंटिन्यूटी होगी उतने जल्दी आप काम कर पाओगे, पार्ट्स को जोड़ पाएंगे एम्प्लॉयज़ और फिनिश गुड्स में बदल पाएंगे। तो ये इनका लड़कियों का काम था, जो 2 ग्रुप इन्होंने लिए थे उसका। नेक्स्ट क्या हुआ, टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ द गर्ल, अ सुपरवाइजर इज क्लोजली एसोसिएटेड विद देम इन अ फ्रेंडली मैनर। Every time change is introduced, the girls were consulted. Workers' productivity was measured before and after each change was made. इन्होंने गर्ल्स को अपने तरीके से काम करने दिया, देखने के लिए एक सुपरवाइजर रखा गया था जो इनसे फ्रेंडली मैनर में कनेक्टेड था, नॉट लाइक ऑटोक्रेटिक बॉस टाइप। और जितनी बार टाइम को चेंज इंट्रोड्यूस इन्होंने किया, गर्ल्स से पूछा गया, लड़कियों से बात किया गया, हम ये चेंज इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने उनकी प्रोडक्टिविटी को मेज़र किया, चेंज करने से पहले क्या थी, चेंज करने के बाद क्या थी। अब क्या क्या चेंजेस किए थे इन्होंने, पहला चेंज था पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड को चेंज करके इन्होंने क्या किया था, नया इंसेंटिव सिस्टम ये ले आए थे कि जो ग्रुप लड़कियां काम कर रही हैं वो 6 ग्रुप जो है, 6 लड़कियों का जो ग्रुप है उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे ही आपको इंसेंटिव डिसाइड होगा, रेदर देन पूरी कंपनी के जितने वर्कर्स हैं उनके बेस पे, उनके परफॉर्मेंस के बेस पे उसके करके। तो 2 ग्रुप 6 लड़कियों का, उनकी जो भी परफॉर्मेंस है उसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे। पहला चेंज इन्होंने ये किया, तो इन्होंने ये पाया कि जो प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ गई। नेक्स्ट चेंज क्या, इन्होंने क्या बदलाव किया, इन्होंने 2 5 मिनट्स के ब्रेक इंट्रोड्यूस किए। 5-5 मिनट के 2 ब्रेक मिलेंगे, एक मॉर्निंग में मिलेगा, एक इवनिंग को मिलेगा। फिर इन्होंने क्या किया, ब्रेक का जो टाइम था वो बढ़ा के 10 मिनट कर दिया। इस बदलाव से ये देखा गया जो प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज हुई गर्ल्स की। नेक्स्ट थर्ड चेंज वॉज, तो जो रेस्ट पीरियड दिया गया था ब्रेक, उसको वापस 5 मिनट्स का कर दिया था, 10 मिनट्स किया गया था, फिर वापस 5 मिनट्स कर दिया गया, बट जो फ्रिक्वेंसी थी उसको इंक्रीज करके 4 कर दिया था, 4 रेस्ट ऑफ 5 मिनट्स। मीन्स सेकेंड चेंज में इन्होंने क्या किया, 2 5-5 मिनट की ब्रेक दिए, फिर उस 2 5-5 मिनट के ब्रेक को इन्होंने 10-10 मिनट्स का कर दिया कि हम 10 मिनट के 2 ब्रेक आपको देते हैं। थर्ड चेंज वॉज कि जो 10-10 मिनट्स के ब्रेक थे वो रिड्यूस्ड हो गए थे अगेन 5 मिनट्स पे, बट जो 2 टाइम का ब्रेक था वो 4 टाइम इन्होंने कर दिया था कि अब 4 टाइम्स 5-5 मिनट्स के ब्रेक्स मिलेंगे।
उसका क्या रिजल्ट देखने को मिला कि जो प्रोडक्टिविटी थी वो डिक्रीज हुई, कम हुई। क्यों कम हुई? क्योंकि बार बार ब्रेक होने से, जो 4 टाइम्स बार बार ब्रेक होने से जो वर्क की कंटिन्यूटी थी वो अफेक्ट हुई। फोर्थ चेंज क्या किया इन्होंने? अगेन द नंबर ऑफ रेस्ट वॉज रिड्यूस टू 2 of 10 minutes ईच। वापस 10-10 मिनट के 2 ब्रेक मिलेंगे। बट एट द इस टाइम पे इन्होंने क्या किया, जो गर्ल्स थी उनको इन्होंने जो ब्रेक्स थे उसमें कॉफ़ी, स्नैक्स ये सब देना शुरू किया। तो इन्होंने देखा कि जो प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ गई। फिफ्थ चेंज क्या था? दिस चेंज वॉज रिलेटेड टू वर्किंग आवर्स एंड द वर्क डेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड। लाइक जो इनका वर्किंग आवर्स था उसको कम कर दिया गया। सैटरडे को छुट्टी कर दी गई, संडे अपार्ट फ्रॉम संडे, जो सैटरडे का भी काम नहीं करना है। और वर्कर्स को बोला गया आप जल्दी चाहिए, लाइक फर्स्ट डे 5 बजे छुट्टी हो गई, फिर 4:30 बजे छुट्टी हो गई, फिर 4 बजे छुट्टी हो गई। तो ऐसे जो उन्होंने वर्किंग आवर्स उसको कम कर दिया गया, सैटरडे वर्क एलिमिनेट कर दिया गया एंड दे फाउंड कि प्रोडक्टिविटी जो थी वो इंक्रीज हुई। एज ईच चेंज वो इंट्रोड्यूस्ड, जितनी बार ये चेंज इंट्रोड्यूस्ड हुआ इससे रिजल्ट क्या निकल के आया? एब्सेंटिज्म डिक्रीज्ड, मोरल इंक्रीज्ड एंड लेस सुपरविजन वॉज रिक्वायर्ड। इन्होंने ये पाया कि जितनी बार हमने चेंज किया तो एब्सेंटिज्म मतलब जो छुट्टी लोग वर्कर ले रहे थे वो छुट्टी लेना कम हो गया, उनका मोरल बढ़ा हुआ था और उनको ज़्यादा सुपरविज़न की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इस टाइम पर रिसर्चर्स ने क्या डिसाइड किया कि हम वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएंगे। ओरिजिनल पोजीशन का मतलब ये जितने 5 चेंजेस हमने किए थे हम इनको सबको हटा देते हैं, हम कोई रेस्ट नहीं दे रहे हैं, कोई अदर बेनिफिट नहीं देंगे। ये हटाने के बाद भी सरप्राइजिंगली रिजल्ट क्या आया कि जो प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज ही थी इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन। उनको लगा इस जो हमने चेंज किए हैं कि हम इंसेंटिव प्लान लाए हैं या हम ब्रेक्स दे रहे हैं या ब्रेक्स का चाय नाश्ता भी दे रहे हैं, ये सब अगर हम हटा देंगे तो जो एम्प्लॉय उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट सरप्राइज करने वाली बात ये थी कि वो जो प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ी इन कंपैरिजन टू गोइंग डाउन। It was concluded that positive impact on productivity is not due to positive changes in physical factors but due to girls' changed attitude towards work, वर्क ग्रुप एंड सुपरवाइज़र। ये कंक्लूड किया गया कि जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आया प्रोडक्टिविटी का ये इसलिए नहीं आया था कि हमने फिजिकल फैक्टर्स चेंज किए। फिजिकल फैक्टर्स क्या? हमने रेस्ट पीरियड्स दिया, ब्रेक्स दिया, नंबर ऑफ रेस्ट बढ़ा दिए या हमने सैटरडे का काम बंद करवा दिया, इसकी वजह से नहीं था। गर्ल्स का जो एटीट्यूड था काम को लेके वो चेंज हुआ था, क्योंकि जितनी बार चेंज इंट्रोड्यूस किया जा रहा था उनसे पूछा जा रहा था। They developed a feeling of stability and sense of belongingness. Since there was more freedom of work, they developed a sense of responsibility and self-discipline. The relationship between supervisor and workers become close and friendly. यहाँ से उनको एक स्टेबिलिटी की फीलिंग मिली। जब आप किसी से कोई डिसीजन लेते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में या अपनी फैमिली में भी आप कोई डिसीजन डिसाइड करते हो और आप किसी को कंसल्ट करते हो कि हम ये डिसीजन लेना चाहते हैं, आपका ओपिनियन क्या है, तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आता है। आपने उसको पूछा। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ हुई थी। जितनी बार हम चेंज इंट्रोड्यूस कर रहे थे उतनी बार लड़कियों से पूछा जा रहा था, तो उनको एक कनेक्शन फील हुआ कि मैनेजमेंट उनसे कनेक्टेड है। उनको फ्रीडम दिया गया काम करने का, सुपरवाइज़र फ्रेंडली मैनर में उनके साथ था, तो वहाँ पे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर आई, एक सेल्फ डिसिप्लिन आया कि हमें ये वर्क करना है। और जो सुपरवाइज़र से रिलेशंस थे वो अच्छा हुआ, तो वर्किंग एनवायरनमेंट भी आपका अच्छा हो गया। तो अगर फिजिकल फैक्टर्स हटा भी दिए गए तो उससे प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, जो प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज ही थी। यहीं से ये फाइंडिंग निकल के आई थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क प्लेस पे सोशल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहीं से ह्यूमन रिलेशन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का डेवलपमेंट हुआ था कि ह्यूमन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और वर्क प्लेस पे ये सोशल फैक्टर्स बहुत मायने रखते हैं। फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट किया गया था मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, जो 1928 से 1930 चला था। ये नाम से ही समझ में आ रहा है, मास बहुत सारे, इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू लेना। इस एक्सपेरिमेंट में 20,000 इंटरव्यूज़ लिए गए थे 1928 से 1930 के बीच में। ये देखना था कि एम्प्लॉय कंपनी के बारे में क्या सोचता है, सुपरविज़न के बारे में क्या सोचता है, अपनी वेजेस, सैलरी, इंश्योरेंस प्लान, जो भी बेनिफिट्स हैं उसका क्या एटीट्यूड है मैनेजमेंट की तरफ।
वंस वॉज डायरेक्ट क्वेश्चनिंग और इंटरव्यू। पहला डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा था जिसमें उन्हें सिर्फ हाँ या ना का जवाब देना था। क्वेश्चन वॉज लाइक कि आपको आपका सुपरवाइज़र पसंद है, आपको वर्किंग कंडीशंस पसंद है, आपको कंपनी की पॉलिसी कैसे लगती है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। इस मेथड का एक डिसएडवांटेज ये था क्योंकि उनको सिर्फ हाँ ना में जवाब देना था, तो उससे प्रॉब्लम कहाँ पे है ये पता नहीं चल पा रहा था। हमने पूछा आपको आपका सुपरवाइज़र कैसा लगता है, उन्होंने कह दिया अच्छा, नहीं अच्छा, पर क्यों ये पता नहीं चल पाया। तो इस मेथड को, इस इंटरव्यू जो क्वेश्चन था डायरेक्ट क्वेश्चन, इसको बाद में चेंज कर दिया गया था और चेंज करके इसको नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू मेथड में चेंज कर दिया था, जहाँ पे हमको पूछ के, इंटरव्यूअर को बस पूछ के सुनना था कि एम्प्लॉयज़ क्या बोलते हैं, वर्कर्स क्या बोलने जा रहे हैं। अगर आपने उनसे क्वेश्चन पूछा आपको आपका सुपरवाइज़र कैसा लगता है, तो वो फ्री हैं बोलने के लिए, उनको सिर्फ हाँ या ना में जवाब नहीं देना है। तो जब इस तरह से बात हुआ, आर्ग्यू हुआ, बातचीत में उनको काफ़ी सारे चीज़ें पता चली ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। तो ये जो इंटरव्यू प्रोग्राम हुआ था इसने वैल्यूएबल इंसाइट्स दी थी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। During interviews, it was discovered that workers' behavior was being influenced by group behavior. However, this conclusion was not very satisfactory and therefore researchers decided to conduct another series of experiment. इस इंटरव्यू में ये पाया गया था कि जो वर्कर का बिहेवियर होता है वो ग्रुप से इन्फ्लुएंस्ड होता है। हमारा इंडिविजुअल कुछ और बिहेवियर होता है, जब हम ग्रुप में होते हैं तो हमारा बिहेवियर कुछ और होता है। लेकिन ये जो कंक्लूजन, नतीजा निकल के आया था, ये बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। तो रिसर्चर्स ने डिसाइड किया कि अभी हम आगे भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसके बाद फोर्थ फेज का एक्सपेरिमेंट हुआ था, दैट इज बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम, जो 1931 और 1932 में हुआ था। These experiments were conducted to find out the impact of small groups on the individual. In this experiment, a group of 14 male workers were formed into a small group. इस एक्सपेरिमेंट का जो पर्पस था वो ये था कि स्मॉल ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या इफेक्ट डालते हैं इंडिविजुअल्स के ऊपर। इसके लिए इन्होंने 14 मेल वर्कर्स का ग्रुप बनाया था। The work involved attaching wire to switches for the instrument used in telephone exchange. टेलीफोन एक्सचेंज में जो तार यूज़ होते हैं, वायर यूज़ होते हैं, उसको उनको अटैच करना था स्विचेस से। और आवरली वेज रेट फॉर पर्सनल वॉज बेस्ड ऑन एवरेज आउटपुट ऑफ ईच एम्प्लॉय, वाइल बोनस वॉज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप आउटपुट। और इसमें इन्होंने क्या किया था कि जो आवरली वेज रेट होगा, एक घंटे का जो पैसा होगा, वो पर्सनल आउटपुट पे बेस्ड था। हम एक एम्प्लॉय कितना कर रहा है, एवरेज एम्प्लॉय, एवरेज क्या निकल के आ रहा है आपके आउटपुट का, उस घंटे उसको हम घंटे के हिसाब से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर बोनस लेना है तो वो ग्रुप आउटपुट, पूरा ग्रुप जो है 14 मेल वर्कर्स का जो 2 ग्रुप बनाए गए, वो ग्रुप आउटपुट क्या निकल कर आ रहा है, उसके बेस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या बोनस देना है। It was expected that highly efficient workers would bring pressure on less efficient workers to increase output and take advantage of group incentive plan. ये एक्सपेक्ट किया गया कि जो ज़्यादा एफिशिएंट वर्कर्स हैं, भाई 14 वर्कर्स में जो है नहीं सारे वर्कर्स एफिशिएंट थे, सब बहुत अच्छे से काम करते होंगे, कुछ एवरेज होंगे, कुछ बहुत अच्छा काम करते होंगे, कुछ बिलो एवरेज होंगे, मिक्स सब होंगे। तो ये पाया गया, इन्होंने ऐसा सोचा कि जब हम इस तरह से रखेंगे कि जो बोनस है वो ग्रुप उस पर मिलेगा, तो जो प्रेशर होगा वो उन वर्कर्स पे ज़्यादा होगा जो कमज़ोर हैं या जो कम एफिशिएंट है। क्यों उन पे वो लोग प्रेशर डालेंगे जो ज़्यादा एफिशिएंट है कि तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करो ताकि हमें ग्रुप इंसेंटिव प्लान का एडवांटेज मिल सके। ये एक्सपेरिमेंट था, ये इनको एक्सपेक्ट था कि ऐसा होगा। However, the strategy did not work and workers established their own standard of output, and this was enforced vigorously by various methods of social pressure. The workers cited various reasons for this behavior like fear of unemployment, fear of increase in output, desire to protect slow workers, etc. हालांकि ये स्ट्रेटेजी ज़्यादा काम नहीं की थी क्योंकि जो वर्कर्स थे उन्होंने अपना एक अलग स्टैंडर्ड बना लिया था आउटपुट का, और उन्होंने ये आउटपुट का एक अलग स्टैंडर्ड अपना इसलिए बनाया कि उनको था कि जो कमज़ोर वर्कर हैं उनकी जॉब चली जाएगी, हम ज़्यादा आउटपुट पैदा करेंगे तो नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट हमसे ज़्यादा की उम्मीद रखेगा। तो उन्होंने अपने जो आउटपुट था उसको भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। उनको ये नहीं था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमको ग्रुप इंसेंटिव का वो लेना है। उनका ये था कि हमारा ज़्यादा हम काम करेंगे, ज़्यादा आउटपुट अगर हम देंगे तो मैनेजमेंट नेक्स्ट हमसे उसी एक्सपेक्टेशन पे बात करेगा कि इस बार आपने दिया तो आपको अगली बार भी देना है,
अनएम्प्लॉयमेंट का फियर था उनको, और एक डिज़ायर थी कि जो स्लो वर्कर्स हैं उन्हें हमें बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। In short, this experiment stated that workers' behavior in the workplace is not solely determined by economic incentives or physical working conditions, but also by the social dynamic and informal groups within the workplace. यहीं से ये कंसेप्ट हुआ कि सोशल डायनेमिक्स का मतलब होता है जो ग्रुप हैं उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये स्टार्ट हुआ था उससे कि जो स्मॉल वर्कर्स हैं उनको बड़े वर्कर्स जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं वो प्रेशर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम करके बोनस लो। तो ये एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है कि एक वर्क प्लेस पे फिजिकल वर्किंग कंडीशंस क्या हैं, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स क्या दे रहे हैं, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इनफॉर्मल ग्रुप्स जो बनते हैं, जहाँ पे वर्कर्स ने रिस्ट्रिक्शन खुद बना लिया कि हमको इससे ज़्यादा आउटपुट देना ही नहीं है, ताकि हमको फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा, आउटपुट बढ़ाने को भी नहीं कहा जाएगा, और जो स्लो वर्कर्स है वो भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो ये सारे थे हॉथरॉन के एक्सपेरिमेंट्स 4 फेजेस के। यहीं से आपका ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो था वो निकल के आया था कि ह्यूमन फैक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, और ह्यूमन बिहेवियर जिसको प्रेडिक्ट करना भी इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप वर्क प्लेस पे सब कुछ अच्छे से चाहते हो तो। थैंक यू।